हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सब्जेक्ट हमारा सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी चल रहा है। यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर दी थी और उसमें जितनी भी डिजीज़ें हमने सारी कवर कर ली हैं। अब बस हमारी 2 डिजीज़ें और बची हैं जिन्हें कवर करने के बाद यूनिट 2 हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको जितने भी नोट्स हैं यूनिट 2 के और 1 के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यूनिट 1 के मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यूनिट 2 का भी मैंने कुछ पोर्शन आपको दे दिया है, कुछ डिजीज़ के बारे में मैंने आपको नोट्स दे दिए थे। बाकी जो भी रिमेनिंग बची हुई है उन सभी को जो है मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कौन कौन सी 2 डिजीज़ हैं। तो एक तो हमारी डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा पोर्शन बचा है और बाकी इसमें एक ड्रग एडिक्शन का और है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है दोनों के बारे में। सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सारी डिजीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है सारी चीज़ें, बस आपसे जो है शॉर्ट नोट वगैरह लिखने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डायबिटीज़ का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में क्या है, जो इंसुलिन होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, या तो वो सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, या फिर क्या है जितना एसेंशियल होता है प्रोडक्शन उतना भी नहीं हो पाता है, यानी इनएडिक्वेट हो पाता है। ठीक है, तो जो भी इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो हमें जो है डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इंसुलिन का बेसिक सा काम होता है, इंसुलिन क्या एक हार्मोन होता है जो क्या करता है कि जो ग्लूकोज का और जो अमीनो एसिड और जो फैट होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो उसको क्या है कंट्रोल करता है। तो अगर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन अगर वो सही तरीके से नहीं होगा तो ये सारी के सारे ऐसे ग्लूकोज, फैट और जो अमीनो एसिड होते हैं बॉडी में क्या है बढ़ने लगेंगे। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी डायबिटीज के जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये कॉज होती है। बाकी इसका थोड़ा एनालिसिस देखें तो अगर हम डायबिटीज के नंबर ऑफ केसेज की बात करें करेंटली तो लगभग 150 मिलियन इसके केसेज हैं लगभग वर्ल्ड वाइड में। इसके अलावा हम WHO की बात करें 2003 के अकॉर्डिंग तो ये लगभग डबल हो जाएंगे 2025 तक। ठीक है, तो अभी तो क्या है 150 मिलियन तक है, लेकिन अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखें तो 2025 तक ये जो केस हैं ये डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो डायबिटीज हमारी 2 टाइप की होती है। एक तो डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 होती है जिसे हम IDDM बोलते हैं। एक सेकंड होती है हमारी डायबिटीज मेलिटस, इसे हम टाइप 2 बोलते हैं और NIDDM बोलते हैं। IDDM का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और NIDDM का मतलब होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो बस आपको नाम ऐसे याद रख लें, बाकी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एजेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो डायबिटीज जो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू क्या है अकर होती है। जैसे अगर क्या है इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है अगर वो थोड़ा सा कम हो जाता है या वो गड़बड़ हो जाता है तो उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। अगर बीटा सेल्स हैं अगर उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। बाकी पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से भी डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं या फिर ऑटो इम्यूनिटी, तो इसकी वजह से भी डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ एजेंट्स फैक्टर हो गए। तो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको अभी बताए हैं, तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इससे क्या होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो हमारा कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या है जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, यानी जो इंसुलिन होता है वो क्या है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर वो क्या है गड़बड़ हो जाएगा इंसुलिन का फॉर्मेशन तो इसकी वजह से क्या है ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या ब्लड में बढ़ने लगेगा। ब्लड के साथ साथ क्या यूरिन में भी उसका लेवल बढ़ने लगेगा, जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है कि ब्लड और यूरिन में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। इसी कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे एजेंट फैक्टर के बारे में। अब हम होस्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो ये किसी भी एज में जो है हो सकता है, लेकिन अगर इसका हम देखें जनरली तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, यानी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम उम्र के साथ बढ़ती है। इसके अलावा ये बहुत से एक्सेज में देखी गई है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका जो इम्यून सिस्टम है उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होंगे वो क्या है खुद धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या है जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है या तो वो बिगड़ जाएगा या फिर क्या वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। तो ये होस्ट फैक्टर हो गए हमारे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात करें तो एक्सरसाइज कम करना, बाकी सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उनका इंटेक हाई रखना, बाकी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, और इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से क्या है डायबिटीज जो है कॉज हो सकती है। बाकी एल्कोहल वगैरह का ज़्यादा इंटेक करना और लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना, तो इसकी वजह से भी क्या है डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। अब प्रिवेंशन की हम बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन और कंट्रोल तो ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें पहला प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। तो इसमें क्या है जो डायबिटीज़ के जो जीन्स होते हैं तो सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना रहता है। बाकी हम टेम्परिंग कर सकते हैं इम्यून सिस्टम की। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो अभी हमने देखे हैं, ठीक है, जो लेक ऑफ एक्सरसाइज, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेना, ठीक है, तो इनकी वजह से डायबिटीज़ कॉज हो सकती है। तो हम जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं इनको हम हटा के, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं एलिमिनेट करके जो डायबिटीज़ है उसको होने से रोक सकते हैं।
सेकेंडरी प्रिवेंशन की हम बात करें तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हम ले सकते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन, GLP-1 एगोनिस्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह की हम थेरेपी लेके भी हम क्या है जो डायबिटीज है उसको होने से रोक सकते हैं। बाकी टर्सरी प्रिवेंशन की हम बात करें तो टाइट मेटाबॉलिक कंट्रोल एंड गुड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के तरीके होते हैं। आप चाहो तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, हालांकि अगर पूछा जाए नोट वगैरह लिखने को या फिर अलग से ही पूछ लिया जाए कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर डायबिटीज़, ठीक है, तब आपको जो है काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आएगा, तो आपको जो इतना पढ़ लेना है, क्योंकि काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट रखा है। बाकी इसमें हम बना के भी लिख सकते हैं, अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे ये जो हमारा डायबिटीज़ वाला सेक्शन है ये तो हमारा फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट हम एक और सेक्शन स्टार्ट करते हैं इसमें, जो सबसे लास्ट है हमारा। तो यहाँ पे हम ड्रग एडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो ड्रग एडिक्शन या फिर ड्रग सब्सटेंस एब्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि ड्रग एडिक्शन होता क्या है। तो ड्रग एडिक्शन का सिंपल मतलब होता है कि जो नॉन मेडिसिनल जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, अगर हम उनका ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी ने हमें ड्रग को रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि ड्रग को अपने आप ले आते हैं मार्केट से जाके और उसका जो ओवरडोजिंग करने लगते हैं, तो ये क्या है ड्रग एडिक्शन होता है। ड्रग में क्या है बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ ड्रग्स होते हैं, जैसे अफीम हो गया, कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, कोकीन हो गया। तो इस तरह के ये जो ड्रग्स होते हैं तो ये क्या है रिलैक्स प्रोवाइड करते हैं, यानी जब हम इन्हें लेते हैं तो बॉडी क्या रिलैक्स थोड़ा सा फील करती है, थोड़ा सा प्लेजर हमें मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन लोग क्या है इसका ओवरडोज लेते हैं या फिर इसके एडिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है सीरियस जो है प्रॉब्लम जो है कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी थियोरेटिकल है तो आप पढ़ लेना इसे। अब यहाँ हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो 2-2 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग एब्यूज क्या होता है। तो ड्रग एब्यूज का मतलब होता है कि हम क्या करें कि कोई भी जो ड्रग है उसको हम यूज करें बिना किसी के रिकमेंडेशन के, ठीक है, और अननेसेसरी क्वांटिटी में यूज करें उसे, ठीक है। कि जैसे हम गए सीधे मार्केट से, ड्रग को हम ले आए और ड्रग को हमने यूज कर लिया ऐसे ही बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज कर लिया, तो इसे हम ड्रग एब्यूज बोलते हैं। अगर हम ड्रग एब्यूज की अगर ब्रॉड डेफिनेशन की हम बात करें तो इसमें क्या है सारे जो हैबिचुअल यूज ऑफ जैसे लाइमन ड्रग्स हो गए, जैसे लैक्जेटिव हो गए, हेडेक रेमेडीज हो गई, एंटासिड्स हो गए, विटामिन हो गए, तो बहुत सारे लोग क्या है इस तरह का उन्हें ड्रग एडिक्शन रहता है कि उन्हें अगर प्रॉपर अगर कोई अफीम या कैफीन नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं कि जैसे मार्केट में नॉर्मल दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे लैक्जेटिव हो गई, जैसे खांसी की सिरप्स वगैरह हो गई, है ना, जैसे हेडेक रेमेडी जो सर दर्द की जो गोलियाँ होती हैं, बाकी एंटासिड्स हो गए, विटामिन हो गई, तो इस तरह के ये जो ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम लाइमन ड्रग्स बोलते हैं, तो इनका यूज करके भी वो क्या ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या हमेशा इनका यूज करते रहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इसे हम ड्रग एब्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की। तो ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है कि हमें क्या ऐसी लत लग जाती है ड्रग यूज करने की जो क्या हमारी हेल्थ में सीरियस प्रॉब्लम्स को जो क्रिएट कर देती है, ठीक है। यानी एक ऐसी कंडीशन होती है, यानी जैसे हम क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं, जो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को यूज करने की वजह से हमें जो है प्रॉब्लम कॉज होती है, ठीक है। तो इसी को हम ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो ड्रग एडिक्ट होता है तो उसे क्या अंदर से एकदम से आती है, जैसे अगर उसे प्रॉपर ड्रग या टाइम पे उसे ड्रग नहीं मिला तो वो क्या है कैसे भी करके कहीं से भी क्या है एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, या फिर क्या उसे एकदम से चोल मचेगी, ठीक है, कि उसे कहीं से भी ड्रग मिल जाए, ठीक है। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उसे कहीं से भी जो है ड्रग मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें ड्रग एडिक्शन में देखने को मिलती है। बाकी क्या है जो भी उसे ड्रग वगैरह मिलता है तो उसका ओवरडोजिंग करना, ठीक है, तो ये भी क्या है ड्रग एडिक्शन के अंदर ही आ जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रग मिसयूज आ जाता है, यानी हमें कोई डिजीज है हम उसके लिए ड्रग ले आए, ठीक। तो हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को कंज्यूम कर लें तो हम जल्दी सही हो जाएंगे, हमारी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी को हम ड्रग मिसयूज बोलते हैं, ठीक है, कि ड्रग का मिसयूज करना, कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में लेना, या फिर कोई और डिजीज है किसी और डिजीज के लिए हमने कोई और ड्रग ले लिया, ठीक है, तो इसी को हम ड्रग मिसयूज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है तो वो क्या है जब भी कोई हाई ड्रग लेता है या ड्रग डोजेज लेता है, ठीक है, तो उससे क्या है उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना, उसकी किडनी खराब होने लगेगी, या फिर और उसे ये चीज़ पता होगी कि उसकी किडनी खराब हो रही है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बावजूद ही वो क्या लगातार ड्रग्स को लेते रहता है ना, तो इसको हम ड्रग डिपेंडेंस बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, बस आपको ऐसे देख लेना है तो सिंपल याद हो जाएगी। बाकी ड्रग टॉलरेंस की हम बात करते हैं। तो ड्रग टॉलरेंस का मतलब होता है कि कोई ड्रग एडिक्ट ऐसे होते हैं कि वो इतना ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं कि जब उन्हें कोई डिजीज होती है, जब उस डिजीज के लिए पर्टिकुलर ड्रग को दिया जाता है तो वो ड्रग जो है असर नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई से हाई जो ड्रग्स है वो ऑलरेडी ले चुका है। तो इसी को हम ड्रग टॉलरेंस बोलते हैं, और हो सकता है कि वो जो ड्रग है वो अपना प्रॉपर असर ना दिखा पाए, ठीक है, तो इसी को हम ड्रग टॉलरेंस बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, बस आपको ऐसे याद कर लेनी है।
इसमें हम कुछ रीजन्स देख लेते हैं ड्रग एडिक्शन के। तो जो ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं तो वो लगातार क्या ड्रग्स वगैरह को कंटिन्यू लेते रहते हैं। कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से, जैसे फॉर इट्स मेडिसिनल यूज, बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं तो वो क्या है उसके मेडिसिनल यूज के लिए क्या है ड्रग को लेते रहते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि दवा का जो यूज है उसके लिए हम ले रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जैसे खांसी की दवाई होती है उसमें क्या थोड़ा एल्कोहल वगैरह भी रहता है। तो जब खांसी की दवा लेते हैं तो खांसी सही हो जाती है, लेकिन हम क्या उसे लेते रहते हैं, ठीक है, जिससे क्या हमें थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एल्कोहल होता है, थोड़ा सा ड्रग रहता है। तो एक तो ये रीजन हो जाता है। बाकी क्या है, जो क्यूरियोसिटी रहती है कि ड्रग जो है किस तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, हमें कैसा लगेगा अगर हम इसे लेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह की जो क्यूरियोसिटी होती है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए भी क्या है ड्रग एडिक्ट जो है ड्रग को लेते रहते हैं लगातार। बाकी क्या है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या ड्रग के जो डेंजरस जो एक्सपीरियंस रहते हैं कि हमें लेने से क्या होगा, कैसे हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंस रहते हैं तो उसको जो है तो उसके लिए जो है ड्रग को जो है लगातार लेते रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें टू रिलैक्स द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा तनाव होता है तो उसकी वजह से क्या है वो ड्रग्स को लेते रहते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और नेक्स्ट आता है हमारा टू एक्सपेक्ट द रियलिटी एंड हैव अ ड्रीमी स्टेट। तो बहुत सारे लोग क्या है परेशान रहते हैं तो वो क्या है ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो क्या है थोड़ी देर के लिए उन्हें टेम्परेरी जो है अच्छा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, यानी एक ड्रीमी स्टेट में चले जाते हैं, सपनों की दुनिया में, है ना। तो ये कुछ रीजन्स हो गए जिसकी वजह से क्या है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं तो वो क्या है ड्रग्स को लगातार लेते रहते हैं। हम कुछ ड्रग्स के एग्जांपल्स की बात करें जो ड्रग्स के जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो ड्रग एडिक्ट्स के द्वारा, तो मॉर्फिन हो गया, अफीम हो गया, हीरोइन हो गया, कोडीन हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। सिम्टम्स की हम बात करें ड्रग एडिक्शन के जो है सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ड्राउजीनेस हो गया, बाकी रिलैक्स फीलिंग हो गया, रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट हो गई, पिन पॉइंट प्यूपिल हो गया। पिन पॉइंट प्यूपिल मतलब जो नशे में कोई आदमी होता है ना, तो जब वो कुछ बता रहा होता है आपको तो वो क्या उसकी जो दोनों आंखें होती है तो एक जगह पे फोकस करके देखते हैं वो, है ना। और बाकी माल न्यूट्रिशन हो गया बॉडी में, और बाकी विटामिन डेफिशिएंसी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके साथ। बाकी विड्रॉल सिम्टम्स की हम बात करें कि अगर जो भी ड्रग एडिक्ट है तो उसके ड्रग्स को हम एकदम से बंद करवा देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम ड्रग को बंद करवा देते हैं उसके 8 घंटे के बाद जो है उससे थोड़ा पसीना आने लगा है, एनजाइटी फील होगी, टीयरिंग होगी, और 20 घंटे के बाद क्या उसे चिल्स होगी, और उसके बाद स्वेटिंग और पैनिक करने लगेगा। बाकी 24 से 28 आवर्स के बाद नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर एंड हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और 1 हफ्ते के बाद उसे मसल क्रैम्प्स जो है होने लगेंगे, उसे मसल्स में प्रॉब्लम आने लगेगी। बाकी अगर हम कुछ मंथ्स की बात करें तो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ सिम्टम्स और विड्रॉल सिम्टम्स। मैनेजमेंट की हम बात करें तो ड्रग एडिक्शन के लिए क्या है कोई प्रॉपर जो है ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि बस एक टैबलेट दी और वो सही हो गया, ड्रग एडिक्ट के जो एडिक्शन है वो छूट गया, ऐसा कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए क्या है जो ड्रग एडिक्ट होता है तो उसकी हेल्प की जाती है। हेल्प अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्रग एडिक्ट्स को, और उसके बाद हम उसका ये देख सकते हैं कि वो जो ड्रग्स को कैसे बंद कर सकता है, यानी उसे प्रॉब्लम क्या है, हम क्या उसका मोटिवेशन का कोई जो रीजन हो कि उसे हम मोटिवेट कर सके, ऐसा कोई रीजन हमें मिल जाए तो उसके हिसाब से हम क्या ड्रग एडिक्शन को जो रोक सकते हैं उसके, ठीक है। बाकी हम क्या डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए क्या हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। इसके अलावा पोस्ट डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर हम उसे फॉलो कर सकते हैं काउंसलिंग को। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं तो वहाँ पे भी हम जो एडमिट कर सकते हैं पेशेंट को, तो वहाँ पे भी जो ऐसी आदतें छुड़वाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह मैंने बता दिया, इसमें थोड़ा बहुत और पोर्शन होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बाकी पढ़ाने के लिए बस इतना ही है, ठीक है। तो इतना मैंने करा दिया आपको। अब ये हमारी यूनिट 2 ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो और अगर इसमें मैं देख लूँगा कुछ होगा जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पर्पस से तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। तो यूनिट 2 हमारी यहाँ पे आके फिनिश हो गई है। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह हैं ये मैं आपको दे दूंगा, आज ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लेना। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ तो आप थोड़ा सा वेट कर लो बस, और क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।